राजू एक मामूली सा इंसान था। उम्र कोई 35 के आसपास। दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में किराए के कमरे में रहता था। परिवार में माँ बाप, एक छोटी बहन और खुद की पत्नी और 2 छोटे बच्चे। काम करता था एक प्राइवेट कंपनी में। दिन भर कंप्यूटर में डेटा एंट्री और महीने के आखिर में 25,000 की तनख्वाह। बचपन से ही उसे गाड़ियों का बड़ा शौक था। जब भी सड़क पर चमचमाती कारें गुजरती, वो रुककर उन्हें निहारता। आंखों में चमक और मन में एक ही ख्वाब, एक दिन मेरी भी अपनी कार होगी, छोटी सी मगर अपनी होगी। पर ख्वाब और हकीकत के बीच खाई गहरी होती है। पापा की दवाई, बहन की जिम्मेदारी, बच्चों की फीस और किराया, सब कुछ मिलाकर कुछ बचता ही नहीं था। कार का सपना वो तकिए के नीचे दबाकर सो जाया करता। लेकिन आज उसका सपना पूरा हो गया था। उसके हाथ में अपनी कार की चाबी थी और उसका पूरा परिवार भी उसके साथ था, जिसके लिए उसने 19 साल की उम्र से ही पैसे जोड़ने शुरू कर दिए थे। लेकिन हालात की वजह से आज कितने साल बाद आखिर उसका सपना पूरा हो गया। कार में बैठकर उसे अपने वो दिन याद आ गए जब वो बड़ी मुश्किलों से कॉलेज पहुंचा था और पहले ही दिन वहां पर उसने बड़ी बड़ी कारों से उतरते हुए अमीर घरों के बच्चों को देखा। अरे बाप रे, ये कॉलेज है या कारों का मेला? वो अपनी साइकिल को साइड में खड़ा कर देता है कि तभी एक कार बिल्कुल उसके पास आकर रुकती है। ए, दिखाई नहीं देता? ये कार पार्किंग है। अपनी इस खटारा को यहाँ से हटाओ। लेकिन मैं अपनी साइकिल कहाँ खड़ी करूं? मुझे नहीं पता, पर अभी इसे यहाँ से हटाओ। राजू ने इधर उधर देखा और फिर एक पेड़ के पास ले जाकर अपनी साइकिल को खड़ा कर दिया। वहां पर पार्किंग में लगी हुई कारों को देखकर पहली बार राजू के मन में ख्याल आया कि उसके पास भी अपनी कार होनी चाहिए। वो हसरत भरी नजरों से उन्हें देखने लगा और उधर से गुजरते हुए हर कार पर हाथ फेरने लगा। हाथ फेरने में ही इतना अच्छा लग रहा है। अगर मेरे पास भी अपनी कार होगी तो उसे चलाने में कितना मजा आएगा। बस उसी दिन से राजू ने पार्ट टाइम करने का सोचा। कॉलेज के बाद उसने वहीं शहर के एक बड़े गैराज में काम करना शुरू कर दिया। घर पर जब इस बात के बारे में पता चला, मैं सच कह रही हूँ मम्मी, मैंने भैया को अपनी आंखों से देखा है, ये वहां पर काम कर रहे थे। क्यों रे, छुप छुप कर काम करने की क्या जरूरत है? अगर तू पैसे कमा रहा है तो घर पर क्यों नहीं देता? क्या तुझे नहीं पता घर के हालात कैसे हैं? मम्मी, ये सच है कि मैं गैराज में काम करता हूँ, लेकिन सिर्फ इसलिए कि मैं अपनी कॉलेज की फीस और अपने सपनों की कार खरीद सकूं। ये सुनकर उसके पापा को बहुत गुस्सा आया। वाह बेटा, पढ़ लिख कर तूने यही करना सीखा। अगर काम कर ही रहा था तो मुझे तो बता देता। पता है ना मैं कितनी मुश्किल से घर चलाता हूँ। तुम्हें तो हमारी मदद करनी चाहिए। हाँ भैया, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगले साल मुझे भी कॉलेज जाना है और ये क्या सपना पाल लिया है कार का? आप क्या सोच रहे हैं, इतने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आप कार खरीद लेंगे? बिल्कुल भी नहीं खरीद पाओगे। ठीक है पापा, वहां से जो पैसे मिलेंगे मैं घर खर्च के लिए दे दूंगा। नैना की बात राजू को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जिस बहन के सारे सपने पूरे करने के लिए वो अपनी सारी पॉकेट मनी खर्च कर देता था, आज उसके सपने के लिए उसकी बहन ने उसे इतनी बातें सुनाई। राजू दिन में कॉलेज जाता और शाम को गैराज में काम करता। वहां से जो पैसे मिलते वो घर में देता और उनमें से किसी भी तरह 1000 या 1500 रुपए बचा लेता। फिर एक दिन आज कॉलेज में कोई प्रोग्राम था। सारे बच्चे सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर और महंगी महंगी कारों में आए हुए थे। राजू को उनमें से एक ब्लैक कलर की बड़ी सी कार बहुत अच्छी लगी। राजू उस कार को चारों तरफ से देखने लगा। जिस लड़के की वो कार थी वो कॉलेज का बदमाश लड़का था, जिसका नाम कपिल था। उसने राजू को जब कार के पास देखा तो आकर राजू को वहां से धक्का दे दिया। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी कार को हाथ लगाने की? तूने अपने गंदे हाथों से मेरी कार को छुआ? भाई, मैं बस देख रहा था। क्या देख रहा था? क्या तू कार खरीदने की सोच रहा है? तो भूल जा, तेरे जैसे लोग कभी कार नहीं खरीद सकते। एक बार फिर कपिल ने राजू को साइड किया और अपनी कार में बैठकर वहां से चला गया। राजू मन मार कर रह गया। जब वो घर आया
तो अपने भाई को उदास देखकर नैना उसके पास आकर पूछती है, क्या हुआ राजू भैया, बड़े उदास लग रहे हो? देख नैना, तू यहाँ से चली जा, मुझे तुझे कुछ नहीं बताना। मुझे माफ कर दो भैया, मुझे पता है आप उस दिन की बात से मुझसे बहुत नाराज हैं। मैंने सिर्फ घर के बारे में सोचा, आपके सपने के बारे में नहीं। लेकिन अभी 1 हफ्ते पहले जब मैं अपनी सहेली के साथ बाजार गई तो मैंने वहां पर एक महंगा सूट देखा और तब मुझे लगा कि आपके मन में भी अपनी कार को लेकर ऐसा ही कोई सपना होगा। हाँ नैना, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास अपनी एक कार हो और मैं अपने परिवार को उसमें बैठाकर घुमाऊं। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। 1 साल बाद नैना का भी कॉलेज में एडमिशन हुआ और उसमें जमा किए हुए राजू के आधे पैसे चले गए। तेरी बहन का पढ़ना ज्यादा जरूरी है, ये कार वार तो आती रहती है। और राजू चुपचाप आधे पैसे अपने पापा को नैना की पढ़ाई के लिए दे देता है। कुछ साल बाद कॉलेज खत्म होने के बाद वो एक कंपनी में नौकरी करने लगता है। वहां उसे 25,000 रुपए महीना मिलने लगते हैं। राजू की आंखों में एक बार फिर अपनी कार का सपना जागृत हो जाता है। उधर घर पर, बेटा ये तो तूने बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाई कि तेरी नौकरी लग गई, लेकिन पैसे कितने मिलेंगे? मम्मी, यही कोई 22,000 रुपए। ठीक है बेटा, तू थोड़ा हाथ संभाल कर काम करना। आगे तेरी बहन की शादी भी करनी है और फिर तेरी भी तो शादी करनी है। ठीक है मम्मी, मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं करनी है, ये काम करना है। तुम्हें बचत की आदत डालनी होगी। तुम्हारी इकलौती बहन है, उसकी शादी धूमधाम से करनी है। पहली बार राजू को लगा कि घर में सबसे ज्यादा नैना के बारे में सोचा जाता है। राजू ऑफिस जाता और पूरा दिन मेहनत करता। उसके बाद महीने के पहले हफ्ते में जब उसकी सैलरी आती तो वो 22,000 रुपए घर में देकर बाकी के पैसे अपनी कार के लिए जोड़ने लगता। और देखते ही देखते नैना का कॉलेज भी खत्म हो गया और उसके लिए एक अच्छे परिवार से रिश्ता आया तो घर वालों ने रिश्ता तय कर दिया। सुनो राजू, तुमने कुछ तो बचत की होगी। देखो, तुम्हारी छोटी बहन की शादी होनी है। हाँ, मैंने उसके लिए कुछ जोड़ा है, लेकिन तुम भाई हो, तुम्हारा भी फर्ज है। और एक बार फिर राजू का सपना टूट गया। उसने बचत के सारे पैसे नैना की शादी के लिए अपने पापा को दे दिए। सॉरी भैया, मेरी वजह से एक बार फिर आप अपने सपने से दूर हो गए। कोई बात नहीं मेरी छोटी बहन, तेरे जीवन में खुशियां होनी चाहिए। हम मिडिल क्लास के लोगों के साथ तो ऐसा ही होता है। नहीं भैया, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। देख लेना, एक दिन आप अपने सपनों की कार जरूर खरीदोगे। और राजू ने सारे पैसे घर में दे दिए। नैना की शादी धूमधाम से हो गई। पहली राखी पर जब नैना घर आई तो उसने अपने भाई राजू से कहा, भैया मैं अगर आपसे कुछ मांगूं तो आप मुझे मना तो नहीं करोगे? नहीं मेरी छोटी बहन, बिल्कुल भी नहीं। बता, क्या चाहिए तुझे राखी पर? मैं चाहती हूँ भैया कि आप मुझे 1,000 रुपए हर महीने दें, और वो भी बिना कोई सवाल किए। राजू ने उसे वादा दे दिया। अब हर महीने राजू अपनी बहन नैना के अकाउंट में 1,000 रुपए डालने लगा। फिर राजू की भी शादी हो गई। जिम्मेदारियां बढ़ गईं और कुछ सालों में उसके बच्चे भी हो गए। उसकी पत्नी रेखा बड़ी ही समझदार औरत थी। एक दिन राजू को उसने अलमारी में चुपके से कुछ रखते हुए देखा। क्या बात है, क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं रेखा, बस एक सपना है, उसे पूरा करना है। अच्छा, ऐसी बात है तो मुझे भी पता चलना चाहिए ना कि आखिर आपका सपना क्या है। अब क्या बताऊं, सपना तो मैंने 19 साल की उम्र में देखा था। आज 35 साल का हो गया हूं, लेकिन सपना पूरा ही नहीं कर पा रहा। लगता है इस बार मैं अपना सपना पूरा करने में कामयाब हो जाऊं। मेरी एक आदमी से बात हुई है, लेकिन फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। सोच रहा हूं सेकेंड हैंड कार ले लूं। अच्छा, तो ये है आपका सपना। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये पूरा हो पाएगा? हमारे 2 बच्चे हैं, अब उनकी जिम्मेदारियां भी तो हैं। जानता हूं, लेकिन मेरा सपना है कार लेने का, अपने परिवार को उसमें बैठाकर घुमाने का। ठीक है, लेकिन अगले हफ्ते राखी है, भूल गए? नैना को भी तो कुछ देना होगा। हाँ, मैं वो जिम्मेदारी उठा लूंगा। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। नैना राखी लेकर अपने भाई के घर आ गई। उसने राजू को तिलक लगाया और हाथ पर राखी बांधी। राजू ने उसे कपड़े और पैसे दिए।
नहीं भैया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मुझे तो कुछ बड़ा चाहिए। नैना, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। क्या तुम्हें सोने की कोई चीज चाहिए? नहीं राजू भैया, उससे भी बड़ा। राजू हैरान था, उसके मम्मी पापा भी और रेखा भी। क्या तुम्हें जायदाद में हिस्सा चाहिए? और ये सुनकर नैना जोर जोर से हंसने लगी। नहीं भैया, आपकी बहन ऐसी नहीं है। मुझे तो बस आपका वो सपना चाहिए। हट पगली, सपना भी भला कोई देने की चीज है? हाँ भैया, आपका सपना मेरी वजह से टूटा। कितनी बार आपने पैसे जोड़े और सारे पैसे कभी मेरी पढ़ाई पर तो कभी मेरी शादी पर खर्च हो गए, और आपका सपना बड़े से और बड़ा होता चला गया। आज मैं यहाँ कुछ लेने नहीं आई हूँ, आपका सपना पूरा करने आई हूँ। आपको याद है ना कि मैं आपसे कितने सालों से 1000 रुपए महीना ले रही हूँ? अब मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। भैया, ये लो। इतने सारे पैसे तेरे पास कहाँ से आए? हाँ भैया, मैं जानती हूँ आप कभी भी इतने पैसे नहीं जोड़ सकते थे, इसीलिए मैंने कुछ पैसे आपसे लिए और कुछ पैसे मैंने जोड़े। मैं हर महीने कमेटी डालती रही और आज ये पैसे मैं अपने भाई को राखी पर दे रही हूँ, उसका सपना पूरा करने के लिए। ये सुनकर राजू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बहन को गले से लगा लिया। फिर पूरे परिवार के साथ गाड़ी खरीदने गया और सेकंड हैंड गाड़ी की जगह उसने नई गाड़ी खरीदी। थैंक यू सो मच नैना, मेरा सपना पूरा करवाने के लिए। चलो चलो भैया, इससे बात नहीं बनेगी। अब तो आपको हमें पार्टी देनी पड़ेगी। और राजू खुशी खुशी अपने परिवार को गाड़ी में बैठाकर सबको खाना खिलाने ले जाता है। आज वो बहुत खुश था, आखिर उसका सपना पूरा हो गया था। अनीता और पूनम दोनों बहुत गहरी दोस्त थीं। वो दोनों एक गांव में रहती थीं। पूनम के घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। वो हमेशा तंगी में ही रहती थी, इसलिए अनीता कभी कभी अपनी दोस्त की मदद कर दिया करती थी। दोनों सहेलियां एक ही समय में गर्भवती होती हैं। अनीता, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे यहाँ बेटी होगी या बेटा? मैं तो चाहती हूँ कि मेरे यहाँ बेटा हो और तेरे यहाँ बेटी हो। फिर मैं अपने बेटे से तेरी बेटी की शादी कर दूंगी। अरे, अभी तो बच्चे पैदा भी नहीं हुए और तूने उनकी शादी भी कर दी। लेकिन मुझ जैसी गरीब की बेटी से तू अपने बेटे की शादी कैसे कराएगी भला? सोच ले, दहेज में कुछ नहीं मिलने वाला। क्यों नहीं मिलने वाला पूनम? पता है तू मेरी दोस्त क्यों है? क्योंकि तू बहुत सच्ची है और मैं जानती हूँ जैसी तू है वैसे ही संस्कार तेरी बेटी के अंदर भी होंगे। इसलिए मैं आज ही तुझे वादा करती हूँ, हालात चाहे कैसे भी हों, लेकिन तेरी बेटी ही मेरे घर की बहू बनेगी। धीरे धीरे 9 महीने हो जाते हैं। अनीता का कहा सच हो जाता है। अनीता के यहाँ एक बेटे का जन्म होता है, तो वहीं पूनम की यहाँ एक बेटी का जन्म होता है जिसका रंग काला था। 1 महीने बाद जब दोनों सहेलियां आपस में मिलती हैं तो पूनम कहती है, ये देखो अनीता, तुम्हारा कहा सच हो गया। मेरे यहाँ बेटी हुई, तुम्हारे यहाँ बेटा। लेकिन अब बताओ, मेरी बेटी तो इतने काले रंग की है, बनाओगी अब इसे अपने घर की बहू? बिल्कुल, मैंने ये थोड़े ही कहा था कि लड़की गोरी होगी या काली होगी। मैंने तो कहा था तेरे यहाँ जो बेटी होगी वो मेरी बहू बनेगी। अच्छा हाँ पूनम, मैं तुझे यहाँ ये बताने आई हूँ कि उनकी नौकरी शहर में हो गई है। हम लोग शहर जा रहे हैं, वहां जाकर मैं तुझे चिट्ठी लिखा करूंगी, ठीक है? क्या तुम मुझे ये बताने के लिए आई थी? इस पूरे गांव में तू ही तो है अनीता, जो मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और तू मुझे छोड़कर जा रही है। चल पागल, छोड़कर थोड़ी जा रही हूँ, बस दूसरे शहर में जा रही हूँ। चिट्ठी लिखा करूंगी, जवाब देना, ठीक है? और मेरी बहू का अच्छे से पालन पोषण करना। उसके बाद अनीता शहर चली जाती है। पूनम गांव में ही रहकर अपनी बेटी निशा का पालन पोषण करती है। उसका पति गांव में ही मजदूरी किया करता था। सुनो पूनम, मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद मैंने ये हल निकाला कि हम लोगों को शहर
जाना चाहिए। देखो, हमारी बेटी भी बड़ी हो रही है, इससे अच्छी पढ़ाई भी चाहिए, और यहाँ गांव में तो कुछ भी नहीं है। अब कभी कभी मेरे मन में भी यही ख्याल आता था जी, लेकिन मैं डर के मारे नहीं कह पाती थी। चलो हम भी शहर चलते हैं, मैं अनीता को बता दूंगी, वो हमारे लिए कहीं न कहीं कोई नौकरी ढूंढ ही देगी। फिर पूनम अनीता को चिट्ठी लिखती है और अनीता का जवाब भी आता है। अनीता उन्हें शहर बुला लेती है और वहीं एक फैक्ट्री में पूनम का पति नौकरी करने लगता है। लेकिन अनीता के पति का ट्रांसफर फिर दूसरे शहर में हो जाता है और इस तरह दोनों सहेलियां फिर से अलग हो जाती हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच में चिट्ठियां लिखनी भी कम हो जाती हैं। दोनों अपने घर गृहस्थी में डूब जाती हैं। निशा भी बड़ी हो जाती है, वो अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है। निशा काली थी, लेकिन उसका नैन नक्श बहुत सुंदर था। लेकिन फिर भी सभी लोग उसे काली काली कहकर चिढ़ाते और इस तरह निशा के मन में हीन भावना आ गई। निशा का जन्मदिन था। तुम्हें पता है, आज मेरी सहेली अनीता के बेटे का भी जन्मदिन है। उसका नाम उसने बड़े प्यार से साहिल रखा था। बहुत ही सुंदर लड़का है। लेकिन माँ, तुम्हारी बेटी तो काली है ना, और फिर सुंदर भी नहीं है। ऐसा नहीं कहते बेटी, तुम्हारे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं ना। तुम सारे घर का काम करना जानती हो, तुम सब कुछ बहुत अच्छे से संभाल लेती हो, और अब तो भगवान की दुआ से पढ़ लिख भी गई हो। बस तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता आ जाए। ये क्या माँ, भला तुम्हारी इस काली से कौन शादी करेगा? एक तो मैं काली, और ऊपर से ये भी नहीं है कि मैं बहुत सारा दहेज लेकर जाऊंगी कि मेरा कालापन छूट जाए। इसलिए माँ, तू मेरी शादी के सपने देखना तो छोड़ ही दे। और निशा की बात सुनने के बाद पूनम को अनीता की बात याद आती है। लेकिन अब अनीता से कोई भी राब्ता न होने के कारण वो ये बात मन में ही रख लेती है। लेकिन एक दिन पूनम हैरान हो जाती है। सुबह सुबह ही अनीता उसके घर पर दस्तक देती है। अपनी सहेली को वहां देखकर पूनम उसे गले लगा लेती है। कितने सालों बाद देखा है, ये देखो, हम दोनों तो बूढ़ी भी हो गई। तभी निशा कमरे से निकल कर आती है। काले रंग की निशा सादे से सूट में लंबी चोटी के साथ बहुत ही अच्छी लग रही थी। पूनम, ये तेरी बेटी है ना? कितनी प्यारी लग रही है। निशा, ये अनीता है। मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरी एक सहेली थी। निशा आती है और दोनों हाथ जोड़कर अनीता को नमस्ते करती है। फिर वो सबके लिए चाय पानी लेकर आती है और खाने का इंतजाम करती है। अनीता ये सब देखकर बहुत खुश होती है और पूनम को अपना वादा याद दिलाती है। अनीता, तुम देख रही हो ना मेरे घर के हालात क्या हैं, और मेरी बेटी कितनी काली है। क्या तुम्हारे बेटे को ये पसंद आएगी? अरे, क्या कमी है हमारी निशा में? बस रंग ही तो काला है। मैंने कह दिया, बस मैं रिश्ता लेकर आई हूं और मैं ना नहीं सुनूंगी। और उधर साहिल ने जैसे ही निशा की फोटो देखी, वो बिफर गया। हाय मम्मी, look at me। दुनिया में इतने सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, और आपको मेरे लिए ये काली कलूटी मिली। सुनो साहिल, ये बात बचपन में ही तय हो गई थी। अब मैं अपने वादे से नहीं फिरूंगी। शादी तो तुम्हें निशा से ही करनी होगी। तुम बस उसका रंग देख रहे हो, लेकिन वो लड़की सचमुच में बहुत सुंदर है बेटा, बहुत ही संस्कारी है और दिल की भी बहुत अच्छी है। लेकिन माँ, मैं अपने दोस्तों को कैसे मिलवाऊंगा उससे? मैंने भी तो आपको बताया था ना कि मैं कशिश से प्यार करता हूँ, और वो कितनी सुंदर है। उससे क्यों नहीं हो सकती मेरी शादी? उस लड़की में बस चेहरे की सुंदरता है बेटा, वो घर नहीं संभाल सकती। शादी जिम्मेदारियों का नाम है। कशिश के सर पर जैसे ही जिम्मेदारी पड़ेगी, प्यार हवा होकर खिड़की से बाहर निकल जाएगा। मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो घर को बसा सके। साहिल बहुत सारी दलीलें देता है, लेकिन अनीता उसकी एक नहीं चलने देती, और इस तरह निशा साहिल की जिंदगी में आ जाती है। लेकिन साहिल हमेशा निशा से दूर दूर ही रहता है। निशा को कभी अपने साथ बाहर घुमाने भी लेकर नहीं जाता, और ना ही कभी किसी दोस्त से मिलवाता। लेकिन निशा कोई शिकायत नहीं करती। मैं जानती हूँ निशा, तुम मन ही मन मुझे बहुत सारी बातें कहती होगी, मेरे लिए भला बुरा भी सोचती होगी,
क्योंकि मैंने तुम्हारी शादी साहिल से करवा दी और साहिल तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहा। कैसी बातें करती हो मम्मी? मैं एक माँ की गोद से निकलकर दूसरी माँ की गोद में आ गई हूँ। ये क्या कम है कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं? पापा जी भी मुझे कितना प्यार करते हैं। लेकिन बेटा, पति का प्यार तो पति का प्यार ही होता है। मैं जानती हूँ साहिल थोड़ा नादान है, लेकिन जल्दी ही उसे अक्ल आ जाएगी। और देखते ही देखते शादी को भी 10 महीने हो जाते हैं, लेकिन साहिल का रूखापन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। एक दिन अनीता के कहने पर वो निशा को लेकर रेस्टोरेंट जाता है और वहीं इत्तेफाक से कशिश भी अपनी सहेलियों के साथ बैठी होती है। साहिल के साथ काली लड़की को देखकर उसे रुका न गया और वो वहां जाकर कहती है, कैसे हो साहिल? तो ये है तुम्हारी हूर की परी बीवी जिसके लिए तुमने मेरा रिश्ता ठुकरा दिया। ये क्या बदतमीजी है कशिश? तुम किस तरह से बात कर रही हो? और इस काली भूतनी को देखकर और किस तरह की बातें निकल सकती हैं मुंह से? तुम्हारी माँ की पसंद तो सचमुच में कमाल की है। कशिश जी, आप जो कुछ भी कह रही हैं थोड़ा धीमी आवाज में कहिए। यहाँ पर मेरे पति की इज्जत है और मैं नहीं चाहूंगी कि उनकी इज्जत कोई यहाँ पर खड़े होकर खराब करे। निशा के मुंह से ये बात सुनकर साहिल निशा की तरफ देखता है। ओह शट अप काली भूतनी, तुम मुझे बताओगी बात करने का तरीका? बिल्कुल, अगर आपको तरीका नहीं पता तो मैं आपको तरीका जरूर बताऊंगी कि किस तरह से बात की जाती है। और हाँ, खबरदार, यहाँ पर खड़े होकर अगर आपने एक बार भी चिल्लाया तो मेरा हाथ उठ जाएगा। साहिल जी की बेइज्जती बिल्कुल नहीं होने दूंगी। गुस्से में कशिश वहां से चली जाती है। साहिल निशा के साथ घर वापस आ जाता है। अगले दिन साहिल की माँ की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और डॉक्टर उन्हें पूरी तरह आराम करने की सलाह देते हैं। निशा दिन रात एक करके अनीता की सेवा कर रही थी। तभी साहिल को याद आता है कि एक बार पहले भी जब अनीता की तबीयत खराब हुई थी और उसने कशिश से कहा कि माँ की तबीयत खराब है, तो कशिश ने कहा था, तुम छोटे बच्चों की तरह कर रहे हो, आंटी की उम्र हो गई है, ये छोटी मोटी तकलीफ तो चलती रहती है भाई। क्या उनके लिए हम अपनी ट्रिप खराब कर दें? हमारे सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं, चलो ना। और वो अब निशा को देख रहा था जो तन मन से उसकी माँ की सेवा कर रही थी और एक शिकन भी उसके माथे पर नहीं थी। उसकी सेवा से अनीता हफ्ते भर में ठीक हो जाती है। एक दिन शाम को, देखो ना साहिल के पापा, हमारी बहू कितनी अच्छी है। डॉक्टर ने कहा था महीना लग जाएगा ठीक होने में, लेकिन इसकी सेवा से मैं एक हफ्ते के अंदर ठीक हो गई। हाँ, ये तो सोलहाना सच है। सचमुच में तुम्हारी पसंद की तो दात देनी पड़ेगी। निशा से अच्छी बहू हमें मिल ही नहीं सकती थी। बस साहिल के पापा, साहिल को भी निशा पसंद आ जाए। अच्छा सुनो, हाँ? परसों निशा का जन्मदिन है। इस घर में उसका पहला जन्मदिन है। मैं चाहती हूँ थोड़ा धूमधाम से मनाया जाए। नहीं नहीं साहिल की माँ, तुम गलती कर रही हो। तुम्हें पता है ना कि साहिल अभी निशा को इतना पसंद नहीं करता। सब लोगों को बुलाकर निशा की बेइज्जती मत करवाओ। अरे हम सीधे सीधे तरीके से भी जन्मदिन मना लेंगे। दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ साहिल ये सब बातें सुन रहा था। तभी निशा को चाय लेकर आता हुआ देखकर वो वहां से चला जाता है। बर्थडे वाले दिन सुबह सुबह, जन्मदिन मुबारक हो निशा। निशा अपने सास ससुर के पैर छूती है, लेकिन साहिल वहां से बिना बर्थडे विश किए चला जाता है। शाम को अनीता के पास फोन आता है। आंटी जल्दी आ जाओ, साहिल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या कहा तुमने? अरे कहाँ है वो? आंटी अभी तो मेरे घर पर है, हम पट्टी कराकर ले आए हैं, आप तीनों आ जाओ। ये सुनकर निशा रोने लगती है। अनीता उसे चुप कराती है। फिर वो तीनों गाड़ी में बैठकर साहिल के दोस्त के घर जाते हैं। वो एक बड़ा फार्म हाउस था। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था।
वो तीनों जब वहां जाते हैं तो रोशनी हो जाती है और आकाश में पटाखे ही पटाखे छूटने लगते हैं और तभी एक बड़ा सा पटाखा फूटता आकाश में हैप्पी बर्थडे टू यू निशा बना देता है। हैप्पी बर्थडे निशा, हैप्पी बर्थडे। कैसा लगा मेरा सरप्राइज? दोस्तों, इनसे मिलो, ये है मेरी जीवन साथी निशा। और निशा देखती है कि वहां पर सभी लोग ताली बजा रहे हैं। साहिल स्टेज से उतरकर आता है और निशा को गले लगाकर हैप्पी बर्थडे कहता है। मम्मी, तुम्हारी पसंद आज से मेरी भी पसंद है। और साहिल के माता पिता उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं।